हाँ जी, तो हमने अभी तक हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कल क्या क्या सेक्शंस पढ़े थे, एक बार सारे के सारे सेक्शंस कोई बोल सकता है हाउस प्रॉपर्टी में कौन से सेक्शंस पढ़े थे? हाँ जी, मोहित से स्टार्ट करते हैं, फटाफट बताओ। 22 से 27 में रैंडमली कोई सा भी सेक्शन जो आपको याद आ रहा है और वो सेक्शन की हेडिंग क्या थी वो बतानी है आपको। ओनली मोहित, ओनली मोहित, और किसी को भी जवाब नहीं देना है। रैंडम 22 से 27 के बीच में कोई सा भी सेक्शन। बेसिक क्या होता है? बेसिक नहीं था उसका नाम। हाँ, कौन सा सेक्शन? नहीं नहीं, शविका, सारे सेक्शन 22 से 27। 22 basis of charge 22, then 23 annual value, 24 deductions, 25 outside India, 25A 26 27 डीम्ड डोनर। हाँ जी, दिशा, सारे सेक्शंस 22 वैल्यू 23 बिल्कुल, पेबल आउटसाइड इंडिया 25 रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट 25A 26 डीम डोनर 27। ठीक है, अब एक लास्ट, एक और मुदत, सारे सेक्शंस जल्दी बताओ। बिल्कुल, डिडक्शंस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पेबल आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 25 25A arrear of rent 26 27 डीम्ड ओनर। ठीक है, एकदम सही। ठीक है, अभी कल हमने केवल सेक्शंस की एक लिस्ट लिखी थी और उस पे एक डिस्कशन करा था। कल हाउस प्रॉपर्टी का कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था, कल बस एक डिस्कशन करा था जनरल कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स के अंदर आपको क्या चीज पढ़नी है, और प्लस उसमें से इनकम किसे बोलते हैं। वो इनकम के अंदर 5 हेड्स आते हैं। आपकी इनकम सैलरी से हो सकती है, आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, किराए की इनकम जिसे बोलते हैं, आपकी इनकम हो सकती है कैपिटल गेन की इनकम, बिजनेस की इनकम हो सकती है, और ये चारों ही नहीं हुई तो जाती है इनकम आपकी अदर सोर्स हेड के अंदर। अदर सोर्सेज मतलब वो इनकम जाएगी इस हेड में जो किसी भी दूसरे हेड में नहीं गई है। ठीक है, इसमें से हमने सबसे पहला हेड स्टार्ट करा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसका सेक्शन है सेक्शन 22 टू 27। बस कल केवल इतनी सी चीज देखी थी, आज हम सेक्शन 22 से शुरू करेंगे। बट उससे पहले आपके सामने एक सवाल है, देखो, और वो सवाल कौन पूछ रहा है? शाहरुख खान। इसका सवाल है, आई हैव डिफरेंट हाउसेस, आई हैव मेनी हाउसेस यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसके पास बहुत सारे घर हैं और वो सारे घर अलग अलग पर्पस के लिए ये यूटिलाइज कर रहा है। वो अलग अलग पर्पस क्या हो सकते हैं? पहला घर है इसका जिसको आप किस नाम से जानते हो? मन्नत के नाम से। ये मुंबई में है और इस घर में ये खुद रहता है। ओके, डन। सेकंड, तो उनको बोलो ना म्यूट करें। अच्छा, दिस हाउस इज पुट अप ऑन रेंट एंड आई रिसीव रेंट ऑन दिस हाउस। पहले घर में तो वो खुद रह रहा है, ठीक है, पहला घर मुंबई वाला जिसमें वो खुद रहता है, दूसरा घर जो उसने रेंट पे दे रखा है। ठीक, तीसरे घर पे क्या है? ये घर जो है वो हिमाचल में है। जब मुंबई में बड़ी ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है ना,
वो क्या करता है, ये मई से लेकर के अगस्त के टाइम पर, या आप जुलाई अगस्त ले लो, 2 महीने लिखा है ना इसके अंदर, 2 महीने वो उस घर में खुद रहने चला जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठंड में उसको जाने का मन करता है कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, 2 महीने ऑफ चाहिए मुझे, या हिमाचल में कोई शूटिंग कर लेंगे, तो वो वहां पर रहने चला जाता है। खुद का घर है, खुद का खरीदा हुआ घर है, उसमें वो कितने महीने रहता है, 2 महीने रहता है। बाकी के 10 महीने वो घर उसने क्या कर रखा है, किराए पे दे रखा है। ये पहली सिचुएशन, ये दूसरी सिचुएशन, तीसरी, और अब फोर्थ सिचुएशन जो है वो देखिए क्या है। दिस हाउस इज गिवन बाय मी टू प्रोडक्शन यूनिट फॉर शूटिंग पर्पस। चौथा घर जो है उसमें ना वो रहता है, ना ही उसने किसी और को रहने के लिए किराए पे दे रखा है। किस काम के लिए दे रखा है, उसकी खुद की प्रोडक्शन यूनिट है, उसकी शूटिंग पर्पस के लिए। मतलब क्या हम इसे बोल सकते हैं, बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए दे रखा है फोर्थ घर उसने। क्लियर हुआ? अब 4-4 घर हैं, आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर किसे हाउस प्रॉपर्टी मान करके टैक्स करना है, जरा ये बताएंगे थोड़ा सा, बिना चार्जिंग सेक्शन पढ़े आपका मन क्या कहता है? क्योंकि इनकम टैक्स इंसान ने ही बनाया है, जितना भी लॉ बनता है वो लॉ कौन बनता है, कौन बनाता है, मिनिस्टर्स बनाते हैं। मिनिस्टर्स कौन है, इंसान ही है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी तो काइंड ऑफ सेम ही चलेगी ना, तो हम ह्यूमन साइकोलॉजी से ही टैक्स पढ़ेंगे। उसमें अगर कहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग जाता है तो वो अपन लॉ के अंदर पढ़ लेंगे। अब आप बताइए यहां से कौन से घर में उसे रेंट जो रिसीव होगा वो इनकम मान करके हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करा जाएगा। हाँ जी, शुरुआत करते हैं हम करण से। करण, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको बस इनमें से बताना है, रैंडमली कुछ आपको क्या लगता है। हाँ, नंबर बताओ घर के। सेकंड, ओनली सेकंड, सेकंड एंड फोर्थ, ओके। हाँ जी मोनिका, सेकंड एंड फोर्थ। नुपुर, सेकंड एंड फोर्थ। दिशा, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट वाला नहीं, ओके। हाँ जी लक्ष्य, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपका नाम? रितिका। रितिका आप बताइए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपका नाम? साक्षी। हाँ जी साक्षी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आदेश, सेकंड और थर्ड। हाँ जी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। शविका, रक्षित, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सभी गलत है। अंकिता से तो पूछा ही नहीं। हाँ जी अंकिता, अब अंकिता को पता सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो गलत है। ओहो, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले सब गलत है। आप मतलब केवल फर्स्ट, सारे आप भी गलत हो। मुझे से नहीं पूछा है, अब कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें आंसर ही पता लग जाएगा। हिमांशी कह रही है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। रिमेनिंग ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी बताएं कौन से हाउस को हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में किसकी इनकम को टैक्सेबल करेंगे। आपका मन क्या कहता है? सेकंड एंड थर्ड निधि कह रहे हैं, ओके। तो देखिए, अब ये जो आपके मन में कंफ्यूजन है ना, यही कंफ्यूजन शाहरुख खान के मन में भी है। क्या क्या कंफ्यूजन है इसके मन में? I am confused that under which head of income tax I will have to assess my income from above houses। सबसे पहला कंफ्यूजन तो इसको ये है कि मुझे कौन से हेड में जाकर के अपने इस इनकम को शो करना है, क्योंकि 5 हेड होते हैं भाई, 5 हेड है। कौन से हेड में जाकर के मैं इस इनकम को शो करूं? क्या किसी एक ही हेड में टैक्सेबिलिटी आएगी या ज्यादा में आएगी? Is this income taxable under more than one head? पहला तो सवाल कौन से हेड में, दूसरा सवाल एक से ज्यादा हेड में टैक्सेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। जेन्युइन क्वेश्चन है ना, ठीक है। और इसका सवाल, क्या मन्नत वाले घर के लिए भी इनकम कंप्यूट करनी है जिसमें वो खुद रह रहा है? क्या उसके लिए भी कंप्यूटेशन करनी जरूरी है? उस पर तो उसको कोई किराया ही नहीं आ रहा है, वो खुद रह रहा है वो तो।
और हिमाचल वाले घर का क्या, उसमें वो खुद भी रह रहा है, किराए पर भी दे रहा है, ये तो डबल लोचा हो गया। ओके, डू आई नीड टू कंसिडर एक्चुअल रेंट ओनली एज माई इनकम, जो एक्चुअली रेंट मिला है क्या केवल उसे इनकम माननी है, या फिर हम इनकम टैक्स में इनकम मानते किसको है? सारे सवाल जेन्युइन है ना? आप लोगों के मन में ये सारे सवाल, इधर शाहरुख खान के सवाल पढ़ करके आपको लग रहा है ना कि ये सवाल जेन्युइन है उस आदमी के लिए जिसे इनकम टैक्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है, सारे जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो अब सवालों का जवाब देने के लिए ही कौन आता है? इनकम टैक्स में तो कौन आएगा? निर्मला सीतारमन। हाँ, अभी हम जिंदा हैं। ये कहाँ का था, कुछ याद है? नो एंट्री, किसी को याद है ये कहाँ का है? अभी हम जिंदा हैं, वेलकम आरडीएक्स, एकदम सही। किसी ने देखी है इधर, मतलब कोई ऐसा है जिसने वेलकम नहीं देखी है? हाँ, वेलकम बहुत अच्छी मूवी है उसकी, मजनू भाई, वो रोहित शेट्टी मजनू भाई करके, तो ये वो आरडीएक्स वाला जाता है। अभी हम जिंदा है, उनकी इसके अंदर एक सीन बड़ा गजब आता है, ये राज भी उसी के साथ चला गया, वो मर जाता है ना इसका बेटा, एक्चुअली मरता नहीं है, खैर इन मूवी पे बाद में आएंगे। तो अभी ऑल द एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ रेंटल इनकम, रेंट से आपको जो भी इनकम आ रही है ना, वो सारी इनकम की बात कहां पे हुई है? सेक्शन 22 से लेकर के 27, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें कौन बताता है? सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर है, यही आकर के 1 तारीख को 1 फरवरी को हर दिन बजट बताती है हमें, तो सारी चीजें भी यही नहीं को बतानी है, ठीक है, डन। पर्पस समझ आया? इस हेड के अंदर हमें क्या पढ़ना है उसका पर्पस समझ आया क्या? सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अगर आपको आपकी इनकम का नेचर समझ आ गया ना, तो आप किसी भी टाइप की इनकम को बिना कुछ पढ़े बता सकते हो कि ये कौन से हेड में जाएगी, अगर आपको उस हेड का चार्जिंग सेक्शन क्लियर है तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। तो इसका ये पर्पस क्लियर हुआ, डन, ओके। अब हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किस वे में पढ़ते हैं वो यहां इंडेक्स बना हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी बोला किसे जाता है। आप हाउस प्रॉपर्टी किसे बोलोगे? क्या आप मन्नत वाले घर को हाउस प्रॉपर्टी बोलोगे? क्या आप हिमाचल वाले घर को बोलोगे? प्रोडक्शन यूनिट वाले घर को बोलोगे? हाउस प्रॉपर्टी बोलोगे किसको? या फिर मेरा एक गार्डन है, ओपन गार्डन है, जिसे मैं शादी के लिए किराए पर देती हूँ, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी होगी? मेरा घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसी के पास में लेबरर्स ने एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बना रखा है, नॉर्मली एक टेंट वाला एक स्ट्रक्चर बना करके रहते हैं ना लेबर्स। आपका जहां घर का कंस्ट्रक्शन होता है ना, उस पे स्टार्टिंग में लेबर्स अपना घर बना लेते हैं, भाई 1 साल 1.5 साल उनको वहीं रहना है, क्या उसे भी हाउस प्रॉपर्टी बोला जाएगा? वही सब इसमें बताएंगे। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन यही बताएगा हाउस प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, क्योंकि अगर हाउस प्रॉपर्टी होगी तभी 22 से 27 में टैक्सेबिलिटी होगी, ओके। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज, इसका कोई सेक्शन नहीं है बट ये टॉपिक हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको कंप्यूटेशन कैसे करनी है, सेक्शन 23 मैंने पहले क्या लिखवाया था, जो एक्चुअल सेक्शंस लिखवाए थे, एनुअल वैल्यू। इसका मतलब कंप्यूटेशन किस बेसिस पे होती है? एनुअल वैल्यू के बेसिस पे ही होती है। फिर जीएवी एक होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो आप 23 में फाइंड करते हो, उसकी अलग अलग सिचुएशंस, ठीक है। देन डिडक्शंस जो सेक्शन 24 में है, फिर इंटरेस्ट 25, अनरियलाइज्ड 25A, को ओनरशिप, ये सब जो ऑलरेडी हमने लिख रखे हैं उसी हिसाब से हमें पढ़ना है, डन ना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चार्जिंग सेक्शन से, सेक्शन 22। आज आपको ये पता लग जाएगा कि हाउस प्रॉपर्टी बोला किसे जाता है। चलिए, क्या बोला है एक्ट ने, सेक्शन 22 ने किसे हाउस प्रॉपर्टी बोला है? एनी बिल्डिंग
एनी बिल्डिंग एंड land appurtenant thereto is known as house property under section 22. अब आपको लिखना स्टार्ट करना है, हेडिंग लगाएंगे अब आप चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 22, वो इंडेक्स जो कल बनाया था उसके बाद में अब लिखना है चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 22। सब लोग हेडिंग लगाएंगे चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 22। ओके, तो इधर हाउस प्रॉपर्टी किसे बोला गया? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, एनी बिल्डिंग एंड land appurtenant thereto, any building and land appurtenant thereto is known as house property, is known as house property। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हाउस प्रॉपर्टी होने के लिए जरूरी क्या है? बिल्डिंग होना। हाउस प्रॉपर्टी कहलाने के लिए मैंडेटरी चीज क्या है? बिल्डिंग कहलाना। मतलब जो मैंने मैरिज गार्डन का एग्जाम्पल दिया वो हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है। मैरिज गार्डन खाली गार्डन है। अब आप बोलो उस गार्डन के अंदर अगर बैंक्वेट हॉल है तो मैरिज गार्डन किराए पे देना मेरा बिजनेस पर्पस है, वो भी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जाएगा। वहां से मुझे एक रेगुलर कोई रेंट नहीं मिल रहा है। जितनी आपकी कोई वेकेंट लैंड है, कोई खाली जमीन पड़ी हुई है, वो खाली जमीन को आप हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानोगे। हाउस प्रॉपर्टी कब मानते हैं हम? जब बिल्डिंग हो, बिल्डिंग के साथ में लैंड होगा ना चलेगा। जैसे ऊपर वाले घर को देखते हैं हमने जो अभी ऊपर वो जो ड्राइंग बनाई थी, ये देखो इस घर को, इस घर में ये आपकी बिल्डिंग, ये तो बिल्डिंग है ही सुंदर सी, है ना, सुंदर सा घर है हमारा, स्वीट सा होम, स्वीट होम, ठीक है। ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अटैच्ड ये जो लैंड है, ये जमीन है, ये चलेगा, ठीक है। गाड़ी पार्क करने के लिए, आपका झूला झूलने के लिए गार्डन, और ऐसे मतलब गार्डन में घूमने के लिए, नुपुर को टहलना होगा अगर गार्डन के अंदर तो टहल टहल करके आ जाएगी, उधर झूला लगाना होगा तो झूला लगा देगी, अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा जमीन चाहिए, है ना नुपुर, जमीन चाहिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा। तो बिल्डिंग तो है ही, बिल्डिंग के साथ में जो जमीन होती है उसे भी हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर कर लिया जाता है। दैट मीन्स ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा क्या मान लिया जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। अभी आप बोलो अगर मैं इस बिल्डिंग को उड़ा दूं तो, मतलब ये बिल्डिंग नहीं होती तो खाली गार्डन होगा, क्या उसे हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे? नो। हाउस प्रॉपर्टी कहलाने के लिए बिल्डिंग होना मैंडेटरी है। बिल्डिंग के साथ में जमीन है चलेगी, बिल्डिंग के साथ जो खाली जमीन का एरिया होता है उसे भी आप, जैसे सपोज आप अपने घर की नाप लेते हो अगर, तो आप अपने घर की नाप मान लीजिए कि जो घर बना हुआ है मेरा, सपोज वो मेरा घर बना हुआ है इधर ऐसे 400 गज के अंदर, समझते हो ना 400 गज का मतलब, सपोज, ठीक है। और इधर हमने टोटली 100 गज की स्पेस छोड़ रखी है गार्डन के लिए, पार्किंग के लिए, पीछे वाले एरिया में, हर जगह से ओवरऑल मिलाकर के कितनी जगह छोड़ रखी है? 100 गज की। तो मेरा जो घर है ना, 400 गज में तो मेरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, और ये 100 गज की जमीन जो छूटी हुई है, ये टोटल मिलाकर के 500 गज का मेरा घर का एरिया कहलाया जाएगा। इससे ज्यादा है, 500 गज का एरिया टोटल कहलाया जाएगा। बात समझ रहे हो? ये आपने पार्किंग के लिए, गार्डन के लिए जो जगह छोड़ी है, वो सब जो लैंड है वो भी हम बिल्डिंग में अटैच कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं लैंड
अपर टेनेंट देयर टू, ये होता है लैंड अपर टेनेंट। अपर टेनेंट का मतलब होता है साथ में। क्लियर? ये बात क्लियर हुई? मतलब बिल्डिंग होना मैंडेटरी है हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबिलिटी आने के लिए। चले अब आगे। ओके नेक्स्ट। हाँ जी करण, चलिए। Next, annual value of such house property is taxed under section 22। ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है उसे आप टैक्स करते हो सेक्शन 22 के अंदर। ऐसी हाउस प्रॉपर्टी मतलब ऐसी बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग की आपको क्या फाइंड करनी है? एनुअल वैल्यू फाइंड करनी है। उस एनुअल वैल्यू के ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्स्ड अंडर सेक्शन 22। प्रोवाइडेड such property is not used for business purpose। मतलब शाहरुख खान ने जो प्रोडक्शन वाला दिया था वो तो वैसे ही आपकी हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से क्या हो गया? आउट हो गया। बिजनेस के लिए दे दिया ना, उस पे तो चार्जेबिलिटी इसमें आएगी ही नहीं। बिजनेस वाला अभी चार्जिंग से हमने बिजनेस वाले को आउट करा है। प्रोवाइडेड सच हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। मतलब नहीं, जितना हाईलाइट कर रही हूं केवल उतना लिखना है। मतलब चार्जिंग सेक्शन ने केवल कौन सी हाउस प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड करा है? बिजनेस पर्पस वाली को। तो शाहरुख खान का मन्नत वाला घर, शाहरुख खान का हिमाचल वाला घर और एक और दूसरा घर था जो उसने किराए पे दे रखा था। 3 घर थे ना, तीनों के तीनों हाउस प्रॉपर्टी मान करके सेक्शन 22 में टैक्स होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला नहीं होगा। मन में बड़ा ऐसा अजीब सा लग रहा होगा, फर्स्ट वाला खुद रहता है, खुद के घर में खुद को रेंट थोड़ी देगा, इनकम क्या मानोगे? रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। ये इतना चार्जिंग सेक्शन ने बोला है, चार्जिंग सेक्शन ने और कोई बात नहीं करी है। और जब तक इनकम टैक्स में आपको कुछ स्पेसिफिकली ना बोला जाए आप अपने मन से नहीं मानोगे। इसने केवल और केवल किसे एक्सक्लूड करा है? बिजनेस पर्पस वाले को, ना सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है जिसमें आप खुद रह रहे हो, ना उसे हटाया है और ना ही लेट आउट। लेट आउट का मतलब जो आपने किराए पर दिया है उसे हटाया है। दैट मीन्स तीनों घर शाहरुख खान के स्टार्टिंग वाले तीनों घर हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर सेक्शन 22 के अंदर टैक्स होंगे। इतनी कहानी सबको समझ आई अभी तक की चार्जिंग सेक्शन की ये बात? एवरीबडी क्लियर? ठीक है। हाँ जी मुदत, सही, ओके। ये थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में ये आपको लिखने नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में क्या बोला है? लैंड अपर्टेनेंट का मतलब होता है जो लैंड कनेक्टेड है बिल्डिंग के साथ में, जैसे गार्डन, आपका गैराज और ये सब। टेम्पररी, अच्छा मैंने आपको बोला था जो आपके लेबरर्स ने जो घर बना रखा है क्या उसे कंसिडर करना है? उसे इन्होंने हटा दिया। टेम्पररी स्ट्रक्चर शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिल्डिंग। टेम्पररी स्ट्रक्चर का तो क्या है, आज यहां है कल वहां है, ठीक है। टेम्पररी स्ट्रक्चर तो क्या है, बेवफा है, आज इधर कल उधर फिर उधर फिर उधर। टेम्पररी स्ट्रक्चर तो कहीं पर भी, लक्ष्य को ऐसे है, ये सबसे भयंकर तो है लक्ष्य, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। टेम्पररी स्ट्रक्चर जैसे कि सर्कस टेंट, एग्जीबिशन स्ट्रक्चर एटसेट्रा एटसेट्रा, एनी टेम्पररी स्ट्रक्चर, उसे हम बिल्डिंग नहीं बोलते बिकॉज टेम्पररी स्ट्रक्चर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता।
ठीक है। बिल्डिंग्स डू नॉट इंक्लूड इनकम्प्लीट यूनिट्स, आपने 4 दीवारें बना दी, छत बनाई नहीं, उसे हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। पूरा ऐसी जगह होनी चाहिए, रहने लायक जगह होनी चाहिए, तभी हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है। विच आर नॉट इन अ कंडीशन टू यूज, उसे हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोला जाएगा, इनकम्प्लीट यूनिट्स को। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट वेकेंट लैंड, खाली जमीन अगर आपने लेट आउट करी है, वो कहां जाएगी? अदर सोर्सेज हेड में। खाली जमीन क्यों जाएगी? खाली जमीन के लिए, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में जगह नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में जगह किसके लिए है? ऐसी जमीन जिसपे बिल्डिंग बनी हुई हो। इसीलिए खाली जमीन को अगर वो लेट आउट करना बिजनेस है तो पीजीबीपी में जाएगी, और बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेस में जाएगी। ये आपके ऊपर छोड़ दिया डिपार्टमेंट ने, आप डिसाइड कर लो। किसी में भी पहुंचाओ, टैक्सेबिलिटी सेम होनी है, टैक्स सेम लगना है। ठीक है। ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। ओनरशिप में कौन आ जाता है? डीम्ड ओनर भी आ जाता है। मतलब जो रजिस्टर्ड ओनर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे ओनर मान लेंगे। कल शविका ने घर खरीदा था अपने हस्बैंड के नाम पे, तो रजिस्टर्ड ओनर कौन? हस्बैंड। लेकिन घर खरीदने के लिए जो पैसा गया ना, घर खरीदा किसने है? शविका ने। अब सोचोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा शविका ने घर खरीदा है? बहुत चतुर है डिपार्टमेंट, और अब तो एआई सिस्टम और यूज करने लग गए वो। मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से हट करके एक डिपार्टमेंट की छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक रिसेंट 1.5 साल पहले एक रेड हुई थी, है ना। वो रेड के अंदर, वो रेड किसकी थी? एक एग्रीकल्चरलिस्ट की थी। केवल कहने के लिए वो एक एग्रीकल्चरलिस्ट था। उसकी लैंड पे उसने क्या कर रखा था, मतलब प्रॉपर शो कर रखा है कि मैं इधर एग्रीकल्चर का काम करता हूँ। सारे बिल्स वगैरह, सारे डॉक्यूमेंट्स, सब्जी मंडी गई, जो पैसा आया, सारे बिल्स उसने परफेक्टली मेंटेन कर रखे हैं एकदम। मतलब आप बिल्कुल नहीं पकड़ सकते कि कुछ घपलत होगा। सारे बिल्स, डॉक्यूमेंट्स, सारी आईटीआर्स वगैरह वगैरह, सब कुछ, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सब एकदम नीट एंड क्लीन था। कुछ नहीं पता लगा डिपार्टमेंट को कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन डिपार्टमेंट बीइंग डिपार्टमेंट, तो उसने तो क्या करा, एग्रीकल्चर लैंड हम बोलते हैं उस जमीन को जिसपे कम से कम 2 साल के लिए तो खेती, एक्चुअल खेती होनी चाहिए। उसने सब शो कर दिया। उसने झूठे लेबरर्स हायर कर रखे थे जिनको वो 10-10 हजार रुपए की तनख्वाह शो कर रखी थी। उसने 10-10 हजार रुपए भले ही दे भी रहा होगा। अभी एक बात बताओ, मैं किसी को 10 हजार रुपए दे रही हूँ, 2 लोग मैंने हायर कर लिए, महीने का मेरा 20 हजार का खर्चा जा रहा है, और जबकि मुझे जो कमाई हो रही है वो मुझे महीने की कमाई लाखों में हो रही है। मेरा टैक्स क्योंकि काफी बच रहा है उसकी वजह से, तो वो 20 हजार का खर्चा करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं होगी। अगर 20 हजार का खर्चा करने से मेरे लाखों की कमाई बच रही है, तो मैं वो 20 हजार का खर्चा करूंगी। इसने भी वही करा वो खर्चा। तनख्वाह दे रहा है फार्मर्स को कि भाई देखो मेरे यहाँ खेती हो रही है, फार्मिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ उसने शो कर रखा था। अभी आप किसको लीगल मानते हो? जो बैंकिंग सिस्टम से होती है चीजें, उसे लीगल मानते हो, राइट? ठीक है। इसने ये बोला, इनकम टैक्स ने बोल रखा है 2 साल के लिए खेती होनी चाहिए। इसने बोला अभी करंट में खेती नहीं हो रही है, ठीक है, पहले होती थी। 2 साल वाली कंडीशन मैं पूरी कर रहा हूं, एग्रीकल्चरल लैंड है मेरा, मुझे आप डिडक्शन दो, एग्जेम्पशन दो। बट आपको पता है गूगल मैप, सैटेलाइट से आप रास्ते वस्ते देख सकते हो, उसमें आप हिस्ट्री वगैरह भी देख सकते हो ना पूरी, पहले इस जगह पर क्या था, अब इस जगह पर क्या है, समझ रहे हो? सैटेलाइट्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसकी मदद से? सैटेलाइट्स की मदद से उस जमीन पे जूम करके उधर पूरा एनालिसिस करा कि उस जगह पर कभी भी आज तक खेती नहीं हुई है। मतलब किस लेवल तक जा सकता है डिपार्टमेंट, अगर कंफर्मेशन हुई ना कि यहां कुछ तो गड़बड़ है,
और डिपार्टमेंट को कंफर्मेशन तभी होती है क्योंकि आप इतनी आसानी से किसी का भी सर्च सर्वे नहीं कर सकते हो, आपको इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर की परमिशन चाहिए होती है। तो चीजें बहुत ही ज्यादा प्रूफ आने के बाद ही स्टार्ट होती है। एक बार अगर स्टार्ट हो गई मतलब गड़बड़ तो है, तो आप देखो वो गड़बड़ किसी भी हाल में वो निकाल करके ही रहेंगे। किस हद तक जा सकते हैं, ये रियल केस है, ये एक्चुअल रियल केस है। ये अभी नाम देखो ऐसे बताते नहीं है उसका, है ना, मतलब जिसके जिसके भी यहाँ ये सब होता है ना, नाम कभी भी रिवील नहीं करा जाता है, रियलिटी में भी नहीं करा जाता है। आप गूगल पे सर्च भी करोगे ना, आपको नहीं मिलेगा, एक दो आर्टिकल जरूर मिल जाएंगे, उस आर्टिकल्स में भी एग्रीकल्चरलिस्ट का नाम दिया जाएगा कि एग्रीकल्चरलिस्ट था, फार्मर था। एक्चुअली ये पिछले 2 साल पहले 50 फार्मर्स की रिटर्न को छटनी करी थी, उनमें से रैंडमली जो फार्मर्स पकड़ में आए उनके ऊपर ऐसा करा। तो मतलब छुपाने का कोई चांस नहीं है क्योंकि बहुत एडवांस सिस्टम हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आज तो स्क्रूटनी करी जाती है, कोई मैनुअल नहीं करता है, मैनुअल करे तो फिर भी गलती के चांसेस हो, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के थ्रू स्क्रूटनी करी जाती है, तो चांसेस नहीं है। इससे अच्छा टैक्स पे ही कर दो, क्यों इतनी झंझट में पड़ना, ठीक है। और अगर झंझट में पढ़ना है तो फिर इतनी अच्छी नॉलेज लेकर के पढ़ो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही कुछ भी हो जाए, आपको पता है कि आपका सर्च सर्वे वगैरह कभी नहीं हो सकता, ठीक है। वो नॉलेज फिर आप इतनी अच्छी गेन करो। एनीवेज, ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। ये डीम्ड ओनर से हम कहां पहुंच गए? तो शविका ने घर खरीदा अपने पति के नाम पर, वो रजिस्टर्ड ओनर है लेकिन बेनिफिशियल ओनर है शविका, तो टैक्स की लाइबिलिटी किस पे आएगी? शविका पे, एज अ डीम्ड ओनर, इसे ओनर मान लिया जाएगा, ठीक। आगे, पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नॉट ऑल्सो बी द पर्सन हु ओन्स द लैंड। जिसकी जमीन है जरूरी नहीं उसी की बिल्डिंग हो, जमीन किसी और की हो सकती है, बिल्डिंग किसी और की हो सकती है, तो फिर टैक्स किसे देना होगा? बिल्डिंग के ओनर को, क्योंकि हम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहली कंडीशन क्या रखते हैं? बिल्डिंग, ओके। सबलेटिंग की इनकम, आज आपने एक फ्लैट किराए पे लिया, आपने फर्दर उसे किराए पे चढ़ा दिया, ये इनकम टैक्स में नहीं आती, सॉरी ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती है, ये जाती है अदर सोर्सेस के अंदर। सबलेटिंग, आपने एक फ्लैट लिया किराए पर, आपने फ्लैट लिया सपोज 10,000 रुपए के किराए पर, और आपने आगे 15,000 के किराए पर दे दिया, आपको इनकम कितनी हो गई? 5,000 की इनकम सबलेटिंग से। सबलेटिंग मतलब आपने भी किराए पे लिया और आगे फिर किराए पे चढ़ा दिया, तो सबलेटिंग अदर सोर्सेज में जाता है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाता है। ये हुआ हमारा चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट। किसी को कोई भी सवाल? ये चार्जिंग सेक्शन इधर कंप्लीट हो गया, सेक्शन 22। एनी क्वेश्चंस? मैंने शाहरुख खान वाला, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, शाहरुख खान वाला जो एग्जाम्पल था, तो उसके केस में जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो आएगी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस के ऊपर। फोर्थ वाला बिजनेस पर्पस के लिए तो वो तो वैसे ही आउट हो गया। ये हो गया चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 22। नोट्स मैं अभी ग्रुप पर सेंड कर दूंगी। बिल्कुल, अभी रुक जाओ, मैं ही दे दूंगी, मैं ही करवाऊंगी। हाँ, एक सेकेंड, एनुअल वैल्यू में कंफ्यूजन है, सेकंड पॉइंट, एनुअल वैल्यू अभी मैंने पढ़ाई नहीं है सादिक, अभी हमने एनुअल वैल्यू नहीं पढ़ी है। एनुअल वैल्यू कंप्यूटेशन का सेक्शन 23 होता है, सेक्शन 23। एनुअल वैल्यू अभी के लिए आप बस वो वैल्यू समझो जिसपे हमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, जिसे हम बोलते हैं, वो होती है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू मींस दैट इनकम जिसे हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बोलते हैं। वो कैसे निकाली जाती है वो आएगा सेक्शन 23 के अंदर।
एक्स्ट्रा पॉइंट्स में फर्स्ट वाला पॉइंट बोलता है लैंड अपर्टेनेंट का मतलब होता है जमीन, आपकी बिल्डिंग के साथ में जो लैंड है। आपके घर में, आपका घर है, घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह होगी ना। आपके घर का जो मेन गेट है वो मेन गेट से पहले और आपके घर की जो सीढ़ियां हैं उतरने की, उसके बीच में एक जगह होगी जहां आपका गार्डन होगा, जहां आप गाड़ी खड़ी करते होंगे। वो जगह है? नहीं नहीं, रोड पे नहीं, घर के अंदर खड़ी करनी है गाड़ी। अरे एक्टिवा वगैरह घर के अंदर कर दो, चलो गाड़ी फिर भी बाहर रख दो, ठीक है। पार्किंग स्पेस जो होती है ना घर के अंदर, घर के अंदर, मैं रोड वाली पार्किंग स्पेस की बात नहीं कर रही हूँ, नॉट फुटपाथ, वो नहीं। आपके घर के अंदर उतना एरिया जो रजिस्ट्री में आपके नाम पर आ रहा है। नहीं नहीं, घरों में भी होती है पार्किंग स्पेस। बिल्कुल, उसे भी आप हाउस प्रॉपर्टी मानोगे, वो पूरे एरिया को मानोगे। थर्ड पॉइंट बोल रहा है बिल्डिंग इनकम्प्लीट यूनिट को बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, कंप्लीट। ये प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस के लिए काम में नहीं आनी चाहिए। बिजनेस वाली को सेक्शन 22 में जगह नहीं है। बिजनेस वाली के लिए जगह है पीजीबीपी हेड के अंदर। इसका मतलब हो गया वो शाहरुख खान की फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर आती है। डन। हिमांशी क्लियर हुआ आपका? ओके। इधर किसी का और भी कोई डाउट? नो डाउट? ठीक है, चलिए, थैंक यू।